हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर फोर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी एसी सर्किट में पावर फैक्टर मैक्सिमम होगा जब परिपथ केवल प्रेरकीय हो, मतलब प्योर इंडक्टिव हो, केवल धारितात्मक हो, या केवल प्रतिरोध युक्त हो, प्योर जो है रेजिस्टिव हो, या एलसी हो। देखो यहाँ से हमें समझना है पावर फैक्टर होता क्या है। पावर फैक्टर का अगर हम देखें तो कॉस फाई से उसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो होता है R/Z। ठीक है, इस कंडीशन में दो कंडीशन आपको याद रखनी है, एक मैक्सिमम का, एक मिनिमम का। ठीक है, जब वो मैक्सिमम होगा तब प्योर रेजिस्टिव होगा, और जब वो अगर मिनिमम की बात करेंगे तो प्योर इंडक्टिव होगा। लेकिन अगर हम इनको रट लेंगे तो नो डाउट क्वेश्चन हम गलत कर देंगे। तो समझ लें कैसे। अगर कॉस फाई बराबर होता है R/Z, अब मैक्सिमम जो कि इस सवाल में पूछा गया था, मैक्सिमम के लिए ये कॉस फाई मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, तो 1 कर देंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R/Z आएगा, यानी कि यहाँ से अब हमें दिख रहा है कि वो कैसा है, प्योर जो है रेजिस्टिव है। अब याद रखना पावर फैक्टर मैक्सिमम तब होगा जब जो सर्किट है वो परिपथ जो है वो प्योर रेजिस्टिव हो। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो इम्पीडेंस के इक्वल आ गया, प्योर रेजिस्टिव हो गया। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि किस कंडीशन में जो है पावर फैक्टर मिनिमम होता है। तो पावर फैक्टर, एक तो आप डाउट में ये मत रहना कि पावर फैक्टर -1 से 1 तक होता है। अगर आप कॉस फाई को देखोगे तो कॉस का मान मिनिमम -1 हो सकता है, तो इससे आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर रेंज पूछी जाएगी पावर फैक्टर की तो -1 से नहीं, मिनिमम पावर फैक्टर 0 होता है। पावर फैक्टर कैन नेवर बी -1। ठीक है, ये तो आप पॉइंट याद रखोगे। और वो 0 मिनिमम कब होता है, जब वो प्योर इंडक्टिव हो, यानी कि शुद्ध प्रेरकीय हो। ठीक है, कैसे वो मैं आपको समझाऊँ। अगर पावर फैक्टर हमने देखा वो था R/Z। ठीक है, R/Z था, ये क्या था, पावर फैक्टर। अब इसके लिए हमें ये 0 करना पड़ेगा। ये 0 करने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसका मान 0 मिनिमम लाने के लिए हमें 0 कॉस फाई 0 लाना है। तो 0 लाने के लिए ऊपर 0 होना चाहिए, नीचे 0 होगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा। और ऊपर 0 होने के लिए रजिस्टेंस 0 हो गया, रेजिस्टेंस तो या तो प्योर वो इंडक्टिव होगा या प्योर जो कैपेसिटिव होगा। तो जब शुद्ध, अगर अब बात आई होप आपको समझ में आई होगी, 2 पॉइंट आपने अपनी नोटबुक में लिख लिए होंगे। पावर फैक्टर मैक्सिमम अगर होगा तो वो शुद्ध जो है इंडक्टिव होगा, सॉरी शुद्ध जो है रेजिस्टिव, प्योर रेजिस्टिव होगा। और अगर पावर फैक्टर मिनिमम होगा तो क्या होगा, प्योर जो है इंडक्टिव होगा। अब बात करें, मैंने आपको एक पॉइंट बताया है जो कि एयरफोर्स और नेवी में पूछा जा चुका है, आप कंफ्यूज मत होना। एक होता है पावर फैक्टर, एक होता है क्वालिटी फैक्टर। अब मैंने इसकी आपको रेंज बताई 0 से 1, लेकिन क्वालिटी फैक्टर की जो रेंज होती है वो 0 से इनफाइनाइट तक हो सकती है। कहाँ तक, अनंत तक हो सकती है। आप मेरी इस बात को याद रखोगे। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला भी याद रखना, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। क्वालिटी फैक्टर होता है 1/रेजिस्टेंस √L/C। क्या पता आपको सारी ही चीज़ें तीनों दे दी जाए, प्रेरकत्व दे दी जाए, धारित्व दे दी जाए और प्रतिरोध दे दिया जाए। क्वालिटी फैक्टर अगर पूछा जाए तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। सेकंड पॉइंट आप ये याद रखोगे कि जो क्वालिटी फैक्टर होता है, कहा जाएगा क्वालिटी फैक्टर का डायमेंशनल फॉर्मूला है। ऑप्शन होगा टाइम के इक्वल, या फ्रीक्वेंसी के इक्वल, या वर्क के इक्वल, या एक ऑप्शन होगा एंगल के इक्वल। तो आप देख रहे हो क्वालिटी फैक्टर का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। अभी मैं आपको समझाऊंगा। तो टाइम नहीं हो सकता क्योंकि टाइम का T इनवर्स होगा। आपका जो है फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकता क्योंकि फ्रीक्वेंसी का भी डायमेंशन होता है। वर्क नहीं हो सकता, हाँ एंगल हो जाएगा, क्योंकि एंगल में भी क्या होता है, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, यानी कि डायमेंशन लेस हो गया। क्वालिटी फैक्टर की बात हो या फिर आपके जो है पावर फैक्टर की बात हो, बोथ आर डायमेंशन लेस। ठीक है, दोनों की कोई बीमारी नहीं होती हैं, दोनों यूनिट लेस होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। अब मैं एक बात और बताऊं, अभी मैंने क्वालिटी फैक्टर का एक फॉर्मूला लिखा है 1/R √L/C, लेकिन इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आप याद रखना क्वालिटी फैक्टर को ω/L/R। अब ये कैसे लिखा वो मैं आपको बताऊं, अगर आप इसी को पूरा सॉल्व करोगे। ठीक है, अब एक बात और मैं बताऊं, जो रेजोनेंस होता है उस कंडीशन में क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होता है वो कैपेसिटिव और इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल हो जाते हैं रेजोनेंस की। इस कंडीशन से एक छोटा सा न्यूमेरिकल एक्सपेक्टेड है एयरफोर्स के लिए। XL होता है ω/L, तो ω/L लिखेंगे क्या, 1/XC होता है 1/ωc। तो यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा का मान मिलेगा 1/√LC। ये आप एक याद रखोगे। और इसी में अगर ओमेगा को हम 2π फ्रिक्वेंसी लिखेंगे तो फ्रिक्वेंसी का एक डायरेक्ट फार्मूला मिलेगा 1/4π² LC। ठीक है, इसका वर्गमूल। तो ये जो फॉर्मूले हैं, आई होप आप लोग लिखते हुए चलोगे। बाकी मुझे जो यहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड थे वो मैंने सभी बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सोनोमीटर के वायर की फ्रिक्वेंसी 100 हर्ट्ज है। अगर उस वायर की लेंथ डबल करके
टेंशन जो है, तनाव उसका बदल जाएगा। ऑब्वियस है जब लेंथ डबल कर देंगे। तो अब की बार जो फ्रिक्वेंसी है वो 75 हो गई, ठीक है, उस सोनोमीटर की। तो दोनों टेंशन का रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। जो टर्म्स मुझे लगा कि इंग्लिश वालों को प्रॉब्लम कर सकता है वो मैंने लिख दिया है। अब देखो, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में जो वाइब्रेशन होते हैं उनसे क्वेश्चन बना है अभी तक, तो आगे भी नो डाउट बन सकता है। तो एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप लिख स्क्रीनशॉट अभी ले लो। सोनोमीटर या स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग ऐसे कहेगा, तनी हुई डोरी। तो उसके लिए जो फ्रिक्वेंसी रहेगी वो होगी 1/2L अंडर रूट T/M। हमें, ठीक है, इस फॉर्मूले को आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो अगर आप नोटबुक नहीं बना रहे हो। और जो बच्चे नोटबुक बना रहे हैं उनका तो फिर बल्ले ही बल्ले। अब देखो इसमें क्या है कि हमें अगर हम डायरेक्ट रेशियो लिखना चाहें तो N1/N2 इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि L नीचे था, L रेसिप्रोकल था तो L2/L1 लिखेंगे क्योंकि 1/2L था, और T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था तो यहाँ पे T1/T2 लिखेंगे। अब हमें T1/T2 फाइंड करना है। अगर T1/T2 फाइंड करना है तो इधर आएंगे, तो ये दोनों तरफ का हम स्क्वायर कर दें तो ये N1 का स्क्वायर बटे N2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू, अब ये L1 इधर का इधर आया तो L1 का स्क्वायर हो गया इंटू L2 का स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू ये हमें मिल जाएगा T1/T2। क्योंकि T1 T2 पे स्क्वायर रूट था तो हमने बोथ साइड का स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर रूट खत्म हो गया। अब देखो N1, अब देखो मेरी बात ध्यान से समझना, N मतलब फ्रिक्वेंसी पहले कितनी थी, 100, तो 100 थी तो N1 का स्क्वायर करेंगे तो 100 गुणा 100 लिख दें, हम लिख देते हैं 100 गुणा 100 इंटू L1 का स्क्वायर, पहले लेंथ कितनी थी, पहले लेंथ अगर L थी तो दूसरी बार डबल करी गई है वो नीचे लिखेंगे बटे, अब फ्रिक्वेंसी N2 कितनी हो गई, 75, तो 75 इंटू 75 इंटू, अब लेंथ डबल हो गई मतलब 2L हो गई, लेकिन 2L का स्क्वायर करेंगे तो 4L स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, L स्क्वायर। अब देखो L स्क्वायर से L स्क्वायर कट गया, इधर ये बराबर में ये है जो हमें फाइंड करना है, ठीक है, नीचे 4 बचा। अब इसको 25 से काटेंगे तो 25 से 4 बार कटेगा और 25 से ये 3 बार कटेगा। सिमिलरली 25 से ये 3 बार कटेगा और ये 25 से 4 बार कटेगा। अब ये ऊपर का 1 4 नीचे का 1 4 कट जाएगा, ऊपर बचा 4 नीचे बचा 3 और 3 9, यानी कि 4:9 मेरा राइट आंसर हो गया। आई होप मैं समझाने में समझा पाया हूँ आपको, ठीक है। और इससे ज़्यादा अब फ़ोन की स्क्रीन पे पॉसिबल नहीं है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि प्लीज़ यार आप लोग आर्ग्यूमेंट ना किया करो, जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो। मैं कई सालों से कर रहा हूँ ये चीज़, और क्या है, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा, ट्रस्ट में। बस आप आर्ग्यूमेंट करना बंद कर दो प्लीज़। बहुत हर्ट होता हूँ जब इस तरह के, मतलब मेहनत करने के बावजूद, अपना इतना बिजी शेड्यूल में से आप लोगों के टाइम निकालने के बावजूद भी कुछ बच्चे ऐसे कमेंट करते हैं जो एक्चुअल में हर्ट कर देते हैं यार, कि लैंग्वेज नहीं कर सकते हो, ये नहीं। जितना मुझसे हो सक रहा है, मतलब मैं अपना 100% दे रहा हूँ, जितना मुझसे पॉसिबल है वो सब मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ये वो, मेरी कोशिश है रोज़ आपको 2-4 बातें नई सिखाना, भले ही वो 5 मिनट के वीडियो में क्यों ना सिखाऊं। मेरा एक ही मोटो है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। आपको मैं आज बताऊं कि मेरे पास अभी 2 रास्ते हैं, ठीक है। मुझे एक तरफ से एम्फेसाइज़ है कि आज ही अपना यूट्यूब चैनल बंद कर दूं और जो है इस लाइन से बिल्कुल कट कर जाऊँ, लेकिन आप लोगों ने इमोशनली इतना जोड़ रखा है कि आपके कमेंट्स, आपके जो, मतलब आप लोगों का प्यार है वो मजबूर कर देता है कि रोज़ मैं सुबह 1 घंटे आपको दे रहा हूँ। और इस 1 घंटे में जितना मैं दे रहा हूँ, प्लीज़ यार सिर्फ आप इतना पे ही फोकस करो और इधर उधर की बातें करके हमें डिमोटिवेट मत करना। मैं बता रहा हूँ आपको, अगर इतना भी मैं देता रहा अभी 1 महीने तक, तो आपके एग्ज़ाम तक इतनी सारी चीज़ें मैं आपको दे दूँगा, इतने आपको रामबाण दे दूँगा कि इन बाणों को चला के आप एयरफोर्स का एग्ज़ाम की फ़िज़िक्स बहुत हैप्पी होके क्वालिफाई कर लो। चीज़ों को कोरिलेट कर लिया करो, जैसे अभी हमने फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला बताया, अभी उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया टेंशन के स्क्वायर रूट के, ठीक है। तो यहाँ से एक बात ऐसे भी पूछी जा सकती है, कहेगा कि फ्रिक्वेंसी वो है वो 50% इंक्रीज़ कर दी गई तो एक स्ट्रेच स्ट्रिंग में तनाव कितने % बढ़ जाएगा। तो मैंने आपको बताया था अगर इसको हम और अच्छे से लिखेंगे तो n स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t हो जाएगा। अगर फ्रिक्वेंसी 50% बढ़ी है तो अब हमें वही दिख गया कि किसी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, समानुपाती है, तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं x + y, जो याद करो जो संवेग और गतिज ऊर्जा में लगाया था xy/100, वही सेम यहाँ पे लग जाएगा। तो 50 रखेंगे, 50 50 100 और 50 50 का गुणा करेंगे तो 25 यहाँ से मिल जाएगा, तो 125 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। याद करो मैंने आपको बताया था जो आपका जो है, इसी तरह से आपको एक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मिला था p²/2m, और कोई कहता था संवेग में अगर 50% का वृद्धि करी जाए तो काइनेटिक एनर्जी में कितनी हो जाएगी, तो उसी फॉर्मूले से किया था। सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पे भी बन सकता है। तने श्यान द्रव में टर्मिनल वेलोसिटी यानी कि सीमांत वेग से गिरने वाले किसी पिंड का त्वरण, ये जो शब्द आपको दिख रहा है सीमांत वेग,
ये फिजिक्स में मैं बताता हूँ जिस चीज़ पे मैं ज़्यादा फोकस करूँ तो वो इम्पॉर्टेंट है, उनसे इधर उधर के कई क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है। अब सबसे पहले तो इसकी अगर डेफिनेशन आपने अच्छे से पढ़ी है तो सीमांत वेग वह नियत वेग होता है, और अगर नियत वेग होता है मतलब वेग अगर बदल नहीं रहा है तो एक्सेलरेशन होगा कहाँ से, यानी कि एक्सेलरेशन कितना हो जाए। एक्सेलरेशन होता क्या है, त्वरण होता है वेग परिवर्तन बटे समय, लेकिन ये तो नियत वेग है तो फिर नियत है, वेग परिवर्तन नहीं हो रहा तो जीरो हो गया त्वरण, पहली बात। दूसरी बात, इस चैप्टर से बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊं, जैसे कि स्टोक्स ने एक नियम दिया था श्यान बल के लिए। श्यानता वही होती है विस्कोसिटी, ठीक है, इंग्लिश वालों, विस्कोसिटी, ठीक है, गाढ़ापन भी इसको आप कह सकते हो। तो स्टोक्स के नियम ने एक बात कही थी 6π/η/v, ठीक है, ये था श्यानता गुणांक। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि आप किससे कह देगा कि जो है दो गोलियाँ हैं, ठीक है, छोटी गोलियाँ हैं, एक की रेडियस r है, एक की रेडियस 2r है, कहेगा उनके श्यान बलों का अनुपात होगा, ऑप्शन होंगे 1:2, 2:1, 1:4, 4। तो श्यान बल जो है वो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जो रेडियस का रेशियो होगा वही हमारा श्यान बलों का रेशियो होगा, पहली बात। दूसरी बात, सीमांत वेग की बात करें तो सीमांत वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है उसके। सीमांत वेग जो होता है वो होता है 2/9 r² ρ - सिग्मा इंटू η/g। ये छोड़ो, हमें याद क्या रखना है, r², यानी कि सीमांत वेग जो है, जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के स्क्वायर के। यानी कि सेम क्वेश्चन होता अगर रेडियस r और 2r होती दो गोलियों की, और अगर पूछता श्यान बलों का अनुपात तो 1:2 हो जाता, लेकिन अगर पूछता कि श्यान वेगों का जो सीमांत वेगों का अनुपात, तो सीमांत वेगों का अनुपात आपका 1:4 हो जाता, क्योंकि रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन युग्म बनता है जब, देखो इसकी डेफिनेशन से ही क्वेश्चन है, पेयर प्रोडक्शन की आपने दो चीज़ें पढ़ी होगी, युग्म उत्पादन, युग्म विनाश। युग्म उत्पादन क्या होता है, जब कोई जो है गामा का जो फोटोन है वो आता है किसी पदार्थ से टकराता है तो उसके नाभिक उससे अवशोषित कर लेता है और एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बनते हैं, ठीक है। तो जो दो पेयर बनते हैं इसी को पेयर प्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। पॉजिट्रॉन को क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल ही तो होता है, जैसे प्रोटॉन का एंटी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का एंटी प्रोटॉन। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन का जो होता है आपका, इलेक्ट्रॉन का जो होता है वो आपका पॉजिट्रॉन होता है, जो इसका एंटी पार्टिकल होता है। तो क्या होता है इसकी डेफिनेशन, कि जब गामा फोटोन आता है पदार्थ से टकराया तो उसके नाभिक ने उसको अवशोषित कर लिया और क्या क्या बना दिए, पेयर बना दिया, किसका, इलेक्ट्रॉन और उसके एंटी पार्टिकल यानी कि पॉजिट्रॉन का। इसे ही हम क्या कहते हैं, पेयर प्रोडक्शन कहते हैं। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, परावैगनी प्रकाश, ये तो बिल्कुल भी नॉनसेंस। न्यूट्रॉन नाभिक से टकराता है, नहीं टकराता है। इलेक्ट्रॉन टकराता है, नहीं। नाभिक द्वारा गामा विकिरण, ठीक है, गामा का फोटोन, ठीक, जब अवशोषित हो जाता है और दो चीज़ें बनती हैं। अब युग्म विनाश की भी हो सकता है परिभाषा पूछ दी जाए, युग्म उत्पादन। अब युग्म विनाश क्या होता है, अब जैसे जब दो एक अगर देखो एक वायरस होता है, एक एंटीवायरस होता है, सिमिलर इलेक्ट्रॉन है, एक पॉजिट्रॉन है, तो जब उसका कण और प्रतिकण को पास ले आते हैं तो एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, जैसे युग्म विनाश कहते हैं। तो इसको भी एक तरीके से रिप्रेजेंट अगर कर दिया जाए तो आप इसको कर सकते हो। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो और क्लियरिटी के लिए आप गूगल है, मैंने जैसा कि उस स्ट्रेटजी वाले वीडियो में जो लास्ट में एक बात बताई थी उस पर कुछ बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं, उसको फॉलो भी कर रहे हैं, उनको लाभ भी हो रहा है। आप अपना जो टीचर है उस गूगल को बनाओ। जब डिजिटलाइजेशन हुआ है, आज मॉडर्न युग है, तो स्मार्ट वर्क अगर आपको करना है, जो चीज़ नहीं आती है आप गूगल पे लिखो, आपको उसका बहुत अच्छे से रिप्लाई गूगल देगा, ठीक है। क्वेश्चन है, शुष्क मौसम यानी कि ड्राई के कंपैरेटिवली ह्यूमिडिटी अगर अधिक है यानी कि वर्षा ऋतु है तो उसमें ध्वनि की चाल, स्पीड ऑफ साउंड कैसी होगी। तो देखो हम आपको बताएं कि अगर आप बात करें यहाँ से, बच्चा क्या होता है इसमें कंफ्यूज बहुत हो जाता है। आपको पता है ताप बढ़ाओगे तो ध्वनि की चाल भी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से कोरिलेट आप करने लगते हो, सोचते हो कि ड्राई मौसम है यानी कि इससे ज़्यादा यहाँ पे ताप था, यहाँ पे ताप कम है तो यहाँ पे ताप कम है तो कम होनी चाहिए, तो जो गलत हो जाएगा। मैं आपको बताऊँ आर्द्रता के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ह्यूमिडिटी अगर बढ़ाएंगे तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो इंक्रीज होगी, यानी कि यहाँ पे ह्यूमिडिटी बढ़ी है, ठीक है, आर्द्रता अगर बढ़ती है तो ध्वनि की चाल भी बढ़ जाएगी। एक क्वेश्चन यहाँ से और आता है जिसमें बच्चे गलती कर देते हैं कि प्रेशर का इफेक्ट पूछा जाएगा, इनमें से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। ताप, दाब, आर्द्रता, ये चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ता है, नो इफेक्ट, ठीक है। तो आई होप आपने आज कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखा है। अगर सीखा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना, और इसी तरह से डेली हम लोग मिनी मॉक टेस्ट की तरह से थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, और एक दिन हमारे पास इतना कलेक्शन हो जाएगा फिजिक्स का कि बस उसी को रिवाइज करके हम एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जय हिंद।